नाम मैं किसी का ही लूंगा। उनसे पेमेंट मांगी, देन ही सेड कि सौरभ अगर मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा तो शादी नहीं हुई क्या। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि उधार काम मत करूंगा, बिजनेस चाहे जीरो हो जाए। उधारी बंद। बंद। गांधीनगर को सब जानते हैं कि लोग खुद आते हैं, बट आप जैसे लंदन तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए साला लंदन से तो कोई नहीं है। नहीं यार, बट ये कैसे हुआ? मिला अभी करंटली ऐसे बिजनेस के मॉडल्स होते हैं कि आप B2B करते हैं, B2C करते हैं, D2C करते हैं, और अभी आपने एक और चीज नई थीम है कि डायरेक्ट टू केवल रिटेलर को। अभी कौन कौन से मॉडल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं? सो वो ऐप आपने किस पर्पज से बनाई है कि डायरेक्टली कस्टमर वहां से ऑर्डर दे सकता है? एक्चुअली क्या है कि जब मेरे कस्टमर आते हैं ना मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि कस्टमर दिल्ली आ रहा है, उसका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो अपनी 2 दिन दुकान बढ़ा के आ रहा है। आप टेक के बंदे हो, आपने ट्रेडिशन को पीछे छोड़ करके टेक्नोलॉजी को घुसा दिया कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो करते रहो, तुम्हें GST चार्ज करना है करो, तुम्हें साला 100 लोगों को देना दो, तुम बीच के एजेंट्स को देना है, तुम्हें 4 लोगों को और माल सप्लाई करना है, तो लोगों को तो प्रॉब्लम होना जायज है। आते हैं लोग सामने से बात करने। आप फ्रेंचाइज लॉन्च तो कर रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइज में स्पेशल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है कि लोग क्या सोचे कि 5 लाख लगा करके कितना कमा लेंगे? उस वीडियो ने तो गुजरों जाके कहने की बात, ठीक है, उस वीडियो लाइफ चेंज कर दी। हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है एक और खास पॉडकास्ट में। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम जो पॉडकास्ट करते हैं वो सब बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि एक बिजनेस कोच होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए अच्छे लोगों को बुलाऊं और आपको ये सिखाऊं कि रियल में बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं। एक तो होता है आपको लेगेसी में बिजनेस मिल गया, फैमिली का बिजनेस, आपने फैमिली बिजनेस को देखा, बचपन से समझा और आपने उसको बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन एक चीज होती है कि आपने बूट स्ट्रैप करके कुछ बनाया, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं था, आपने बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल आपने देखे, आपके साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, बैंकरप्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक अच्छा बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। वो होता है एक रियल मोटिवेशन, वो होती है एक रियल स्टोरी। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, अपने टाटा की कहानियां सुनी है, रिलायंस की सुनी है, और आज के कुछ शार्क टैंक पे जो बैठे जजेस की कहानी आपने सुनी है, बोट कैसे बना, या फिर अनुपम मित्तल की जो कंपनी है वो कैसे बनी। ये सब ना बूट स्ट्रैप कंपनीज हैं, उन्होंने अपने दिमाग से ये सब कुछ खड़ा किया है। एक ऐसे ही यंग एज एंटरप्रेन्योर आज हमारे साथ हैं, 27 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अलावा 4 अलग देशों में अपना माल सप्लाई करते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे खड़ा किया, जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे DTR, आप बोलेंगे DTR क्या होता है, डायरेक्ट टू रिटेलर, रिटेलर को माल कैसे बेचना है, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि हमने B2B सुना है, B2C सुना है, D2C सुना है, और ई-कॉमर्स पे तो सारा D2C का ही काम होता है। आप दुकान खोल लेते हैं वो भी वैसा ही काम होता है। बट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करना और हिंदुस्तान के अलावा 4 देशों में माल भेजना, जिसमें UK इन्वॉल्व है, दुबई इन्वॉल्व है, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। 27 साल की उम्र का एक लड़का जो पहले B.Tech पढ़ाई जिसने किया, CS से किया, कंप्यूटर साइंस जब बच्चा पढ़ लेता है ना तो टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसका दिमाग सारा AI में चलता है, ऑटोमेशन में चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में वो पढ़ना शुरू करता है। वो समझता है कि यार कंप्यूटर के साथ साथ मैं क्या जीवन बदल सकता हूँ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर होता है कई बार, और जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता और आप दूसरे डोमेन में आ जाते हैं। तो वैसा ही हुआ है सौरभ तिवारी जी के साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? बस सब बहुत बढ़िया, ऑल गुड? या फैमिली सब बढ़िया, सब एकदम फर्स्ट क्लास, बिजनेस बढ़िया चल रहा है? वो चलता है मुझे बढ़िया। चलिए, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। ओके, हाँ, मेहनत से ही सब कुछ होगा। मेरा पहला सवाल हमेशा हर गेस्ट से ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन छुपी होती है ज्यादातर, लेकिन कई बार ये होता है कि साला मजबूरी भी होती है। आपके केस में क्या था, इंस्पिरेशन थी या मजबूरी थी? मजबूरी तो कभी नहीं थी। Okay. ऐसा कि मैं ये नहीं कहूंगा जो एक स्क्रिप्ट पॉडकास्ट में होता है, हाँ, कि बहुत गरीब घर से आया था, हाँ, ऐसा कुछ ही था। हाँ, सिंपैथी नहीं चाहिए। नहीं, अच्छे खासे घर का था मैं। परफेक्ट। मतलब ये भी नहीं कि तुम हाई क्लास में, मतलब मिडिल क्लास में अच्छे से का लड़का हूँ मैं। हाँ, हाँ, एक्चुअली मैंने क्या बताऊँ, मैं स्कूल तक, मैं 12th क्लास तक एकदम डफर। ओके, मतलब अगर आप पूछोगे ना मुझसे कि सौरभ 2 2 जा कितना होता है, तो अभी मुझे बताया आधे घंटे पहले कि 4 होता है। हाँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 4 है। एकदम इंट्रोवर्ट। मतलब ऐसा था कि स्कूल तक ना बैठता लास्ट बेंच पे, एकदम आखिरी पे, मतलब फर्स्ट बेंच को भी आया ही नहीं। टीचर कुछ भी होता था, सौरभ को नहीं बुलाना, कर नहीं पाएगा। फैमिली को भी यही था कि कुछ नहीं पाऊंगा, टीचर्स को भी यही था कुछ पाऊंगा, और दोस्त तो मेरे कभी रहे नहीं आज तक। अच्छा, मतलब फ्रेंड्स नहीं रहे? मैं फ्रेंड्स में फंस सकता ही नहीं। क्यों, सर्कल कैसा, ऐसा क्यों है आपके साथ? पहले कहीं बने नहीं, इंट्रोवर्ट था। हाँ। और जब बुद्धि आई, विवेक चेतना सब कुछ आई, हाँ, तो समझ में आया कि जो दोस्ती है ना आजकल की, वो वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, मेरा मानना है कि दोस्ती जगह से मतलब की, मेरे 2 दोस्त हैं,
लखनऊ में। मतलब ये है कि दिल जान सब जगह पे, मतलब ये समझिए कि मैं उनको बुलाऊंगा, मुझे बुलाए कभी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं। 2 दोस्त हैं, बाकी मैं दोस्तों में टाइम वेस्ट है यार। ये आपका मानना ये है कि जो भीड़ भाड़ वाला सिस्टम होता है, ये भी दोस्त, वो भी दोस्त, वो वाले में यकीन नहीं रखता। टाइम वेस्ट। अब एक चीज आपके 10 दोस्त हैं, हाँ। सबको आप 1 घंटा दे दो दिन के, हाँ। हफ्ते में कितने घंटे खराब हो गए। सही बात है। और आपके पास बचा ही क्या फिर? कुछ नहीं। हाँ, वो उतना तो प्रोडक्टिव आवर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। चलिए, सो स्कूल का आपने बताया कि इतना डम डफर, और ये विवेक चेतना की जो आपने बात की, हाउ डिड यू वेंट इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन कि यार ये मुझे समझना है कि ये क्या है विवेक, कैसे आई चेतना, कैसे समझ में आया कुछ भी? यूट्यूब, इंटरनेट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, किसी ने बताई मैंने आज तक। हाँ। मतलब कि मैं भी यूट्यूब पे काफी टाइम से एक्टिव हूँ, आज तक सबको पता है मेरे बारे में, सौरभ भैया खुली किताब है, कुछ छुपा नहीं है। एक्चुअली क्या था ना, मैं डम तो था ही शुरू से, इंटरनेट से इसको भी था ही नहीं मेरे पास। तो मेरे एक नेट पे एक बंदे रहते थे, उनका काम ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। तो मुझे गूगल पे कुछ काम था, तो मुझे उस टाइम पे, मतलब मैं शायद 10th में था, मुझे गूगल चलाना आता ही था। ओके। मतलब इतना बुरा हाल। तो उन्होंने बोला मुझसे कि यार बताओ सौरभ, वो बिहार से थे, उन्होंने कहा कि सौरभ क्या है ये ऐसे, मेरा डॉक्टर लड़का 5th क्लास में तू से चलाता है। अब वो ईगो हट हो गई या क्या हो गया। मैं जो छोटे दादा थे वो MTL में थे उस टाइम पे, अब तो स्पीड बहुत अच्छी आने लगी है, जियो आ गया है, ठीक है जी, अब तो 5G 6G आ गया। अब उस टाइम था 500 वाला KBS का प्लान। हाँ। तो मैंने वो ले लिया। तो होता है ना, जितनी स्पीड है उसको डिवाइड बाय 8 कर दो, उतनी अच्छी स्पीड आती थी। तो 65 70 KBS की स्पीड आती थी। अब तो MBs में बात हो रही है। अब तो जिस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है 100 200 MB आ रहा है, GB की बात होने वाली है, GB पे आने वाला है। GB टेस्ट हो गए, जापान तो 1000 GB पहुंच गया। बिल्कुल। तो पहला इंटरनेट में वहां से मिला। मतलब शुरू के जो 1 साल थे, मतलब 1-2 साल इंटरनेट पे सिर्फ मजे किए, मूवीज, गेम्स, ठीक है, ज्यादा मूवीज देखना, ये सब किया। 12th में पहुंचा, ठीक है, उसको वही था कि कुछ करना तो था नहीं लाइफ में। एक ही गोल था मेरी लाइफ का कि पापा इंजीनियर है, ठीक है, साइंस जो बस दिलवाई दी है, 30 साल के पास भी हो गया, बीटेक में भी पैसे देके एडमिशन ले लिया, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नहीं क्लियर था भैया। कुछ ना कुछ तो अच्छा, एक चीज हमेशा क्लियर थी, कुछ ना कुछ नहीं, एक गोल होना चाहिए लाइफ में। मेरा भी गोल था कि 25 साल नौकरी करूंगा, एक लूंगा एक्टिवा स्कूटी व्हाइट कलर की, गांव की करूंगा शादी, 2 बच्चे, एक उठा करूंगा आगे, एक उठाऊंगा बीच में, और लाइफ जाएगी मेरी कट। बस यही मेरा अल्टीमेट गोल था कि यही करना है जीवन में। इसका कुछ सोचा ही मैंने आज तक कभी भी। हाँ, फिर जब 12th में हो गया, जब 12th में ना मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी मैथ्स में, और बीटेक में बहुत हो गई था, मैं बचपन से ही बैल बुद्धि, मंद बुद्धि। जब कंपार्टमेंट आई मेरी, तो जब कंपार्टमेंट आई तो ये था कि ना पेपर देना था, तैयारी करी, तो वो टाइम भी मिला नहीं कुछ करने का। फिर क्या हुआ ना, जब पेपर हो गया उसके ना 1 महीना टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे आने लग गया। अब वो किस्मत बोलूं या क्या बोलूं, चीजें मिलती गई, ठीक है। एक वीडियो देखी थी मैं, संदीप महेश्वरी, अनस्टॉपेबल। ओह माय गॉड, द सेम थिंग हैपेंड विद मी इन 2016। ये जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, द ओनली रीजन इज संदीप महेश्वरी। बिल्कुल, मेरा भी ये था कि अनस्टॉपेबल देखा मैंने। हाँ, ठीक है, उस वीडियो ने तो कोई गुजरों से आगे कहने की बात नहीं, ठीक है, उस वीडियो लाइफ चेंज कर दी। मतलब उसमें एक बात कहते हैं ना वो कि ना, जब वो कॉफिन में दिखता है तो है ना अपने ही जो है नुकसान करता है। उस टाइम मुझे एक बात समझ आई, मैं हमेशा रोता आया हूँ कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो दिन तो रात का दिन है, मेरे डिक्शनरी में नो और इम्पॉसिबल नाम की चीज ही नहीं है। दैट इज कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो कमिंग बैक टू द बिजनेस, आज आप अनुभवी क्रिएशन करके अपना ब्रांड चलाते हैं और काफी अच्छा सेल्स आप निकाल रहे हैं। सो हाउ डिड दैट स्टार्टेड? सेल्स निकालना बड़ी चीज नहीं है, बिजनेस बड़ी चीज ये है कि मुझसे सब कहते थे, जब मेरा अपना काम शुरू किया था बहुत लॉस हुआ इनिशियली। मेरे पार्टनर का बताया था मैंने आपको, ठीक है, हम भी देते उधार मार्केट में, ठीक है। तो गांधी में जो बड़े बंदे बैठे हुए थे, मैंने दिन फैसला किया, मैंने कहा ना नो और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैंने अपना बिजनेस उस टाइम पे मैंने सेल 15 से 20 लाख रुपए की थी महीने की, उससे आनी थी, और सब उधार की। सब नए नए बंदे थे, किसी को भी माल दे दिया, सब क्रेडिट में माल पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी शादी थी, और जो पता है मेरा ईगो ना, मतलब एक होता है ईगो होता है कि ना कि आपको कोई नुकसान करना है, मेरे को हमेशा प्रोग्रेसिव रहा मेरे लिए। मेरी शादी थी, मेरी जरूरत थी पैसों की, मैंने एक होलसेलर है बनारस के नई सड़क में, नाम मैं किसी का लूंगा, ठीक है। इस टाइम पे उनसे पेमेंट मांगी, देन ही सेड कि सौरभ अगर मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा तो शादी नहीं हुई क्या? हाँ, यही बोलते हैं यार, ये उनका शब्द था। उस दिन मैं शादी करी, मैं शादी करी, जब काम पे आया उस दिन मैंने डिसाइड किया कि उधार काम मत करूंगा, बिजनेस चाहे जीरो हो जाए, उधारी बंद ना, मैंने किसी पैसे मांगे दूंगा। 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास थे, मिला के भूल गया। अभी वो पैसा आया कि नहीं? ना, मैंने मांगे नहीं। कपड़े काम में पता है क्या ऐसा है B2B में कि जब तक आप माल बेच रहे हो, माल उसको दे रहे हो, ठीक है, तब तक आपके भाईचारा है, ठीक है। चीज माल बंद नहीं आएगी, बंद हुआ मजदूरी एक तरीके से। तो गांधीनगर का जो मार्केट है, अगर इसकी बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है, एशिया से मार्केट है वो कपड़ों की, और सारा मार्केट चले उधार से सब। अब तो बहुत कम हो गया कोविड के बाद। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया के हर एक कोने में यहाँ से माल जाता है? इंडिया के क्या, वर्ल्ड के हर कोने में माल जाता है यहाँ से, गांधीनगर से। एशिया की मार्केट है, इसके बाद चाइना भी मार्केट आती है, पर सबसे बड़ी तो एशिया की यही है गांधीनगर। अभी 22 तारीख को 50 इयर्स पूरे हो रहे हैं इसके। अभी इतना ही पुराना है क्या? बस है तो बहुत
माना गांधीनगर, हाँ। पर एक ऑर्गेनाइज्ड जो एसोसिएशन बना था ना मार्केट का, ठीक है, उसको 50 साल हो गए। सो आपकी अपनी यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग है? अपनी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नोएडा में ही है। आपके जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं यहाँ 10 किलोमीटर दूरी है। ओह माय गॉड। क्या पता यहाँ का वहाँ चले जाओ। परफेक्ट। अच्छा, जब आपने ये उधार वाला सिस्टम बंद किया, सो अब जो पहले 20 लाख की जो सेल थी, अब वो बढ़ी है या घटी है? क्योंकि क्रेडिट पे माल देने से सेल तो बढ़ जाती है। 20 लाख कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं ये आप 4-5 साल पहले की बात बता रहे हो? नहीं, मैं आज बता रहा हूँ कि अगर आज की नहीं, जो 20 लाख पे था पहले जीरो पे, हाँ 0 पे आ गई। 20 के बाद जीरो। जब आपने क्रेडिट देना शुरू किया था, ये 5 साल पहले किया था आज हाँ, से? 5-6 साल पहले। मतलब उससे कोविड के पहले टाइम उससे पे? पहले क्या था ना, मेन गोल था ना कि ना जो बड़े होलसेलर्स हैं उनको माल देने का। प्लस मेरी लाइफ में ना कोइंसिडेंस बहुत होते हैं। अब वो मैं किस्मत मानूं या भगवान की कृपा मानूं, क्या मानूं समझ नहीं आया। मेरे पास ना पहले अपना ये था ना कि सिर्फ एक पेटी जो माल लेगा, एक पेटी में 250 पीस आते हैं जो वो लेगा उसको हम माल लेंगे। 50 पीस, 40 पीस, 100 पीस हम एंटरटेन करते ही थे। लेकिन तो भैया जय श्री राम आप चाहिए तो मार्केट उधार का माल नहीं, कैश नहीं देते। अब अच्छा अपना ना गोल क्लियर है शुरू से। मैं आज पता सेल करने बैठता नहीं, मैं अब तो मेरे सेल्स का जमाना हो गया, टीम है पूरी, ठीक है, मैं बड़ी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। तो आज भी कभी मन करता है बैठने का, तो ये है कि मैं बैठा हूँ तो एक पेटी से नीचे मॉडल लूंगा नहीं, उसके नीचे देना है तो मैं उठ जाऊंगा, सेल्स में आ जाएगा। आज भी मतलब जो सेट करना है बेंचमार्क, उससे नीचे नहीं आता मैं। अभी कितने लोगों की टीम है आपके पास? अगर सब कुछ मिलाएगा 100 लोगों से ऊपर की है। परफेक्ट। एंड यू आर द वन हु इज हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग? मैं पार्टनर योगेश। ओके, आई मीन दिमाग किसका ज्यादा चलता है? बहुत टफ क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए मैं बताता हूँ, बिजनेस चलाने का काम मेरा है, ठीक है, ऑपरेशन सारा काम उनका है। ओके ओके बिल्कुल। सो आप जैसे आप टेक्नोलॉजी में हैं, तो आपने उसका हेल्प लिया अपने बिजनेस में, लाइक ई कॉमर्स से या ऑर्डर्स लेने में? हाउ डू यू गेट द ऑर्डर्स? मतलब गांधीनगर को सब जानते हैं कि लोग खुद आते हैं, जो बड़े छोटे दुकानदार हैं वो खुद ही आते हैं, बट आप जैसे लंदन तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए साला लंदन से तो कोई नहीं है। नहीं, आज बट तक ये कैसे मैं मिला भी नहीं पर्सनली, और मैंने उनसे बात भी नहीं की आज तक। बट माल जा रहा है? हाँ, मैं सेल्समैन हैंडल करते हैं सब चीजें। सो मतलब इंक्वायरीज कैसे आती है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि 250 के नीचे कोई ढूंढता था, उस टाइम पे कैश में करता था मैं। मैंने क्या किया, रेट तो बहुत कम कर दिया अपने, परचेजिंग स्ट्रॉन्ग करी, कैश में परचेजिंग करी सारी, लोन्स लिए बैंक से। मैंने कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन लगाई थी कि अगर मैंने मैथ्स कमजोर में, गणित बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है, मेरा ये था कि ठीक है, तो मेरा ऐसा था, मैं देखा कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, हाँ, तो 18-19% पे अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है, हाँ, ठीक है, हाँ, और अगर बहुत अच्छा बैंक है तो ऑप्शन दे देगा। मैं अगर क्रेडिट पे माल ले रहा हूँ, ठीक है, मार्केट से तो मुझे मिलता है 32 से 35% के ईयरली रेट उस पे, ठीक है, इंटरेस्ट पे, मैं क्यों दूंगा? सही बात, अपने कस्टमर को पसंद करता हूँ, रेट तोड़ दी। मैं आज भी 250 में जींस बेचता हूँ। ओह माय गॉड, स्टार्टिंग 250 से, इसमें भी कलर गारंटी बाकी के चेन के साथ ओरिजिनल। और मार्केट में कितना का बिकता है वो? इसको मैं बताऊंगा आपको आगे, बताऊंगा शुरू कैसे हुई। मतलब कि वो ऐसा ना कि मेरा मानना है कि जो जहाँ तक हूँ आज, जो भी हूँ, किस्मत या तो मेरे कस्टमर जो मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके डिसीजंस थे ना, जैसा आपने बताया कि आप डम थे, वो होता है कि स्कूल में पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के बात हो जाए या फिर कुछ एक टास्क को लेकर के बात हो जाए, तो इंडिविजुअल को लगता है कि नहीं, आई एम फेल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। बट जिस तरीके से एक बंदा जो खुद बोल रहा है कि यार मैं तो डम था, एक डम बंदे ने इतना कुछ बना दिया, जो है बहुत छोटा वर्ड है, हाँ, मंद बुद्धि। मैं वही बोल रहा हूँ, के मामले में नहीं, हर चीज में मैं वही बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि किसी एक चीज को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के एक टाइम होता है कि जब तक आप समझ में नहीं आता ना, आपको तो सब कुछ ही अजीब लगता है, आपको लगता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बट वही बंदा 27 साल की उम्र में लोग, सर 35 साल की उम्र में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। 90% लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। अब 27 साल की उम्र में 1-2 करोड़ का सेल्स निकाल ले रहे हो, इट इज अ वंडरफुल थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर हुआ ये कि मेरे पास ना, मेरे सेल्समैन के पास एक क्वेरी आई। क्वेरी ये थी कि एक लेडी थी, विडो थी, मतलब जो वीडियो समझते थी, इनके हस्बैंड नहीं होते, वो बहुत रोई थी। ये भी कोई फिक्शन कहानी नहीं है, एक्चुअल कहानी है, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ कि स्कैम हो गया। मार्केट में क्या होता है ना कि ना पेमेंट ले लेते हैं आपसे कि 100 में जीन्स देंगे, 150 में जीन्स देंगे, 50 में शर्ट देंगे, और हमारे पता है क्विक रिच का फॉर्मूला जो है ना इंडिया में, यही कोक लगा था इंडिया में। उन्होंने ऐसे 3 लोगों को पेमेंट करी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनको पैसा मिला था, उनके बच्चे भी थे, सोचा कि ना इसी पैसे काम शुरू होगा और चीज़ आगे बढ़ जाएगी। उनका स्कैम हो गया 3 बार। तो उस टाइम में समझ में आया कि मार्केट में ना कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कितने बड़े गैप्स हैं। इसलिए क्या ना, मैं आपको बताता हूँ होलसेल काम कैसे करती है मार्केट। कपड़े की हो चाहे कोई भी हो, एक मैन्युफैक्चरर, उसके नीचे एजेंट्स हैं, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स का ले लो, चाहे आप गाड़ियों का ले लो, चाहे कपड़ों का ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, XYZ मैन्युफैक्चरर, उसके नीचे एजेंट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को डील नहीं करता, क्योंकि क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। बीच में कोई एजेंट होता है। एजेंट्स के बाद अब वो यहाँ से मैन्युफैक्चरर का माल लिया एजेंट के पास 3 महीने की उधारी पे, तो ऑटोमेटिक महंगे हो गए। फिर वो आगे दे रहा है होलसेलर को, फिर वो दे रहा है उधारी पे 3 महीने की, फिर आइटम महंगा हो गया, ठीक है। फिर वो जाता है डीलर के पास,
फिर टेलर के सबसे आता है दुकान कस्टमर के पास। एक चेन बहुत लंबी है, कम से कम ये मान लीजिए कि 300 की जीन्स 600 की आती है दुकानदार तक पहुंचते पहुंचते। कितने चेन में कितने लोग हैं पैरामीटर्स अगर देखा जाए? हर मार्केट में अलग है। मेरे मार्केट में जो है कपड़े का काम में 3 से 4 लोग हैं। 3 से 4 लोग हैं। Middleman। उन 3 से 4 लोगों में जैसे 4 सेगमेंट है, मान लीजिए आपने टॉप पे बताया मैन्युफैक्चर, तो जो बीच के 3 लेयर हैं वो कितना परसेंट मार्केट खा जाती है, प्रॉफिट कितना खा जाती है? मैं बता रहा हूँ, 300 के अगर जीन्स है, मैं को एग्जांपल दूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर 300 में जीन्स बेच रहा है, हाँ, तो दुकानदार तक पहुंचता है 600 में होती है। ओके। और अगर आप ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ पूरी इसका पूरा मैथ्स कैसा होता है कि मैन्युफैक्चरर है, इतने लोग हैं, क्योंकि पेमेंट्स भी उनकी लेट आती है, पेमेंट्स बढ़ती भी है तो इंश्योरेंस अमाउंट भी होता है, ठीक है, प्लस जो ब्याज जोड़ते हैं वो लोग, तो सबका मार्जिन इतना होता है, ठीक है। और कपड़े काम में एक लोकल क्या था ना, लोकल क्या बोलूँ, ड्रॉबैक बोलूँ, जो बोलूँ कि आप 100 पीस लेंगे तो अलग रेट है, 1000 पीस लेंगे तो अलग रेट है, 2000 पीस लेंगे तो अलग रेट है। ये तो मेजॉरिटी में है ना, जहाँ पे क्वांटिटी है काम में। हाँ, मेरे में नहीं है। अच्छा, आप नहीं करते ऐसा? मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेरी फर्म सिर्फ ऐसी कोई कंपनी होगी, शायद मैं ही इकलौता हूँ, चाहे आप 100 पीस लें चाहे आप 10,000 पीस लें, रेट एक ही है। और रेट एक क्यों है? रेट 10,000 वाले के लिए, पर मैंने जब वो स्कैम होना, जब मैंने देखा कि मार्केट में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, कितनी बड़ी चेन्स है, ठीक है, बड़ा नहीं बड़ा बनता आ रहा है, पर इंडिया डेवलप कब होगा? जब वो छोटे लोग बड़े बनेंगे। एग्जैक्टली। और आपको ये कैसे समझ में आया कि इस चेन को मुझे खत्म, स्कैम आपने देख लिया, बट ये दिमाग कहाँ से आया? क्योंकि ये सब तो एक बिजनेस, जो क्या बोलते हैं उसको, कि जिसका फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है बिजनेस में, वो लोग तो इसको समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। ये आपने कैसे इसको जो है ना कैच किया? कस्टमर के फीडबैक से। आप लोगों ने बताया, आपने उसके ऊपर फिर R&D किया? मेरे में ऐसा क्या है ना कि अगर मुझे कोई फीडबैक मिल रहा है ना, और वो जेन्युइन फीडबैक है, तो मैं इसमें काम करता हूँ एनी टाइम, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा हुआ कि जब इतने लोगों को डिमांड आई, ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा कि दो डरने क्यों है, स्कैम ना के साथ मैंने GST फ्री कर दिया। मैं GST चार्ज नहीं करता। गांधीनगर 80% कपड़े काम कोई भी, गालियाँ छोड़ो, हिंदुस्तान में कपड़े काम कोई भी हो रहा है तो 70% काम कच्चे पे हो रहा है। नहीं होता है। मैंने GST ऐड नहीं किया रेट में, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट रेट मिल रहा है मुझे। तो आप दे कैसे रहे हो फिर? मैं बता रहा हूँ, कहता हूँ कैसे दे रहा हूँ। ये तो बिजनेस सीक्रेट वाली बात हो गई। जब से रहता हूँ, कपड़ा लिया मैंने, ओके, मैं इम्पोर्ट मिल गया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ना, कस्टमर ना हिंदुस्तान का पता है बहुत चिन्नी चोर है, बोलना नीचे पर है सच्चाई है। वो आज के 10 बचा लेगा, कल अपना 1000 नुकसान करा लेगा। लोग क्या करते हैं कि भैया GST दूंगा, कच्चे माल भेज दो, माल पकड़ा कर जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। हाँ, ये भी है। फिर मैंने क्या किया कि ये स्कैम ना हो, इसलिए मैंने सारी पेमेंट्स लेनी शुरू की करंट अकाउंट में और सारा काम किया पक्के में, और अपनी दुकान ओपन कर दी हर टेलर के लिए, चाहे कोई 50 पीस ले, चाहे कोई 100 पीस ले, चाहे कोई 1000 पीस ले, चाहे कोई 5000 पीस ले। आज मेरे साथ टैंक रोड में कम से कम मेरे 50 से 60 हजार पीस मंथली बिकते हैं, सिर्फ टैंक रोड। और वही रेट जो 10 पीस मिलता है दुकान से, 10 में मिलता है, 4 पीस लेता है, उसका वही रेट है। सो आपके साथ तो ऐसे लोग जुड़े होंगे जो साला ई-कॉमर्स खुद का ही बेच दे रहे हैं। मेरा माल मीशो, फ्लिपकार्ट में बिकता है। परफेक्ट। और 10,000 से ज़्यादा टेलर्स मेरे साथ जुड़े हुए। आपने मार्केट के एक स्कैम की बात की, आपने वो पकड़ा कस्टमर के फीडबैक से। बिल्कुल। फिर आपने, आपकी जो स्टोरी है हमें पता चला है, उसमें भी आपके साथ भी कुछ स्कैम हुआ था, सब कुछ वाइप आउट हो गया था। हाँ। सो वो क्या कहानी है? ये भी एक और ट्रिगर पॉइंट था कि ये चीज़ दूर करनी है। एक्चुअली क्या, पैसे कभी इतने थे ही नहीं। मैं तो इस काम में लेके होता था पैसे, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए। जब 2 लाख रुपए होता तो एक मैडम थी आपके नोएडा, आपके बगल की, ये भी है मैडम, लवन्या नाम था उनका, मैं बता देता हूँ मैं। लवन्या? हाँ, सुना नाम। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जीन्स शर्ट बना के दूंगी, ठीक है। उन्होंने मुझसे 1,81,000 रुपए ले लिए। ओके। और 1.5 साल तक मुझे फंसा के रखा। ओह माय गॉड। मैं भी जिद्दी, अपने पास निकाल लिया मैंने, ठीक है, पर मेरे 1.5 साल खराब हुए। हाँ, मतलब वो उसका वैल्यू भी मतलब कम हो जाता है। देखो आज के टाइम पे क्या है ना भैया, कि आज के टाइम पे ना मेरे लिए 1.5, 2, 3 लाख की वैल्यू नहीं है। हाँ। आज का वैल्यू टाइम की है, हाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे वैल्यू, टाइम तो फ्री था, कुछ था नहीं करने को। आज तो ये है कि बिजनेस में पता है कि मुझे अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा तो मेरा वो काम छूट जाएगा। उस टाइम तो कुछ था ही नहीं करने को, जो कैपिटल थी वो भी लेके चली गई वो मैडम, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे ना उनसे पैसा निकला है। उसके बाद मार्केट में आया, फिर भी मैं मार्केट में क्या देखा मैंने कि यार एक जीन्स बंदा बेच रहा है 550 में, वही हमारी यूएस भैया दे रहे हैं 350 में, ठीक है, सेम क्वालिटी, वही कोई और दे रहा है आपका 700 रुपए में। तो गैप बहुत ज्यादा, मतलब जैसा कस्टमर वैसा काटना, जैसा गाल वैसा थप्पड़ मारना। बिल्कुल। अभी अपने पास कहते हैं कस्टमर्स सौरभ भैया के नाम से प्यार इतना इसलिए करते हैं, रीजन क्या, उनको पता है कि वो जिसके यहाँ से माल ले रहे हैं ना, ठीक है, उनको ये है कि सौरभ भैया ठगेंगे नहीं, रेट सही देंगे, चीज सही देंगे, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूँ, भले मेरा पीस 10 रुपये महंगा हो जाए, पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता मैं। इनिशियली आपने बताया जो आज आपके पार्टनर हैं, मतलब कैमरा के पीछे हमने बात जब की कि आप उनके साथ तब जुड़े जब वो खुद बैंकरप्ट थे, उनके पास कुछ नहीं बोलूंगा, पार्टनर है मेरे वो, ठीक है। हाँ, उनको मतलब लॉस हो गया था, काम बंद करने वाले थे वो। हाँ, जब आप उनसे जुड़े और आपने पार्टनरशिप एक ऑफर की, तो कैसा माइंडसेट होता है? क्योंकि एक बंदा जो पहले से बहुत कुछ बना रहा था वो जीरो पे आ गया है, कितना मुश्किल होता होगा उसको मोटिवेट करना और उसके साथ इक्विटी डायलूट करना, अपना कुछ विजन शेयर करना। कैसे आपने ये सब किया?
मैंने कहा ना कि मेरे पास इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। हुआ ऐसा कि जब इनको इतना लॉस हो गया, 85 लाख रुपए उस टाइम पे लॉस था। ओह माय गॉड। मेरे जेब में ही थे 1 लाख रुपए भी। मैं कहीं पूछता भी उनसे कि मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ प्यार से, मैंने गुरुजी क्या उठ के आपने पार्टनरशिप करी मुझसे, कह रहे भैया मैं बता आप कर लोगे। मैंने उनको ये डील करी तो सब लॉस सब रिकवर है, सब काफी आप प्रॉफिट में हो। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हुआ ऐसा कि मैंने उनसे बोला कि गुरुजी अब तो आपका मन कर रहा है, आप फैक्ट्री चलाओगे वापस से, ठीक है एक काम करते हैं पार्टनरशिप, मैं बिजनेस कर लूंगा। मुझे ये पता था कि अगर मुझे पैन इंडिया पेनेट्रेट करना है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में नहीं बहुत जरूरी है। Exactly. मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में तो कंट्रोल आपके हाथ में है। और मैं तो आप डिपेंड नहीं हो ना फिर। मैं क्या बोला सीएस का हूँ, बीटेक का रखी मैंने। मुझे क्या पता कि पन्ना कितना होता है, सही बात क्या होती है, ठीक है, हेम क्या होते हैं जीन्स में, ठीक है, शर्ट में क्या होते हैं चीजें, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब वो मैंने उसको ऑफर दिया कि गुरुजी आपकी मैन्युफैक्चरिंग मेरा बिजनेस, एक काम करते हैं आपके 85 लाख मिलकर खत्म करेंगे, ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है, पार्टनर की। अभी क्या इक्विटी पे आपको? 50-50। परफेक्ट, ठीक है। योगेश मैंने कहा कि भैया पॉसिबल नहीं है, वो जी पॉसिबल है, बिल्कुल है। उस टाइम पे हमारे पास, उनको भी टैक्स में सामान बनाने का, अब तो हम बहुत अच्छा माल बनाते हैं। उस टाइम पे उनके पास ऐसा था कि कड़ा कड़ा माल, मतलब एकदम रूखा रूखा टाइप में, ठीक है, 85 लाख का खर्चा और 10 लाख का माल हाथ में, और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसमें आपके डेली एक्सपेंसेस भी देखने हैं, हमने क्या किया, टीम भी देखना है, साला दुकान खाली हो गई, हाँ। जाया था, वहां से खाली कर दिया, सर ऑफिस खाली कर दिया, सब कुछ खाली हो गया। मतलब कि अब उसके पास एक गोदाम है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ माल है, हमारे पास हमारी गाड़ी है बस। अब गाड़ी उस टाइम पे, अभी तो गाड़ी हमारे पास 3-4 रुपए है, उस टाइम तो सिर्फ यही थी, 20 थी डीजल में। हम क्या करते हैं ना, कोविड टाइम था, मुझे तो था कि अगर कोविड बैठ गया घर में, ठीक है, तो पता क्या था, बच भी जाओ कोविड से, ठीक है, पर अगर निकला नहीं मार्केट में तो कुछ नहीं पाऊंगा जिंदगी में, वैसे ही मर जाओगे फिर तो, वैसे लाइफ खत्म हो जानी है। मैंने क्या किया भैया, डिग्गी में माल रखा, निकल गया यूपी बिहार एमपी, एक महीने के लिए गाड़ी में आता, गाड़ी में खाता, होटल के पैसे होते ही थे, अब होटल के लिए भी 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो वो भी नहीं था कि 1000 रुपए क्यों खर्च करें, तेल बढ़ जाएगा इतने का। तो ऐसे करते करते मैंने माल खत्म कर दिया सारा कैश, और फिर धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ गई। ओके, सो अभी करंटली जैसे बिजनेस के मॉडल्स होते हैं कि आप B2B करते हैं, B2C करते हैं, D2C करते हैं, और अभी आपने एक और चीज नई थीम है कि डायरेक्ट टू केवल रिटेलर को, वो बीच वाला चेन सिस्टम खत्म ही कर दिया। अभी कौन कौन से मॉडल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो? मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, हाँ, 4 कंट्रीज में, यूएई, दुबई, लंदन, कुवैत, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में सप्लाई है मेरी, ट्रांसपोर्ट में, गानिया में सप्लाई है मेरी। गानिया में सप्लाई ऐसे है कि मेरे के, ये सब बिजनेस टू बिजनेस है, B2B है। B2C मैं नहीं करता। रीजन क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ जाएंगे, ठीक है। मैं हूँ या आप हो, आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आपको आदत लगी हुई है दिन के 1000-2000 पीस बेचने की, तो आप दिन के 10 पीस बेच के कॉमर्स पे खुश रहोगे? बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो कस्टमर का कोशिश करी मैंने, मैं चाहता हूँ B2C एक टीम बनाई मैंने, 3 लाख रुपए खर्च भी किए मैंने उस पे, मजा नहीं आया, महीने में बंद कर दिया, मजा नहीं आया, ठीक है, चिक बाजी बहुत। सो जैसे आपने, हालांकि मेरा जो अगला सवाल है वो पहले ही आपने खत्म कर दिया। क्या होता है कि B2B में एक अलग मार्जिन है ना, वो आपका फिक्स आपने तो पहले किया हुआ है। B2C का अलग कॉन्सेप्ट है। कभी कोई ऐसा डील आपके साथ होता है कि भाई नहीं, मैं 10,000 पीस मुझे एक साथ चाहिए, और एक तरफ बंदा खड़ा है कि मेरे को 100 ही पीस चाहिए, आपको कभी ये लगता है कि यार इस 100 वाले को थोड़ा कम वैल्यू देनी है, उस 10,000 वाले को ज्यादा वैल्यू देनी है? जनरली बताऊं, मेरे लिए जो 100 पीस ले रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ा बनेगा कल को। बड़ा बने या ना बने वो हमारे हाथ में नहीं। क्यों वैल्यू है उसकी? क्योंकि मैं भी उस पेन से गुजरा हूँ। अब जिसके पास 10,000 पीस बनाने की पूंजी है, कैपिटल है, कैसे बनवा लेगा? पर जिसके पास वो सिर्फ 100 पीस के लिए पैसे हैं, उसके साथ कोई स्कैम हो गया ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, उस टाइम मुझे 1 लाख कैसे नुकसान हुआ, मैं 1.5 साल घर में बैठ गया, हिम्मत थी तो दोबारा खड़ा हो गए, नहीं होती या फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो अभी भी कहीं नौकरी करता 20-25 हज़ार रुपए की, उससे कोई वैल्यू नहीं थी मेरी भी। मैं भी कोई है तो हूँ नहीं कि तुम सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेके पैदा हूँ, ठीक है, तो उसके वैल्यू इसलिए कि वो फेल हो गया ना, उसका स्कैम हो गया, वो कोई गलत जगह फंस गया, तो वो दोबारा हिम्मत करेगा नहीं बिजनेस करने की दोबारा से। परफेक्ट। सो अभी जो 4 देशों में माल जा रहा है, यूएई, दुबई, लंदन, कुवैत, सो क्या होता है कि एक तो होता है मॉडल ड्रॉप शिपिंग का, एक होता है लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपने डायरेक्टली काम कर दिया, एक होता है कि कोई थर्ड पार्टी आ रही है आपके साथ, जुड़ रही है और वो आपका काम कर दे रही है। तो आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? देखिए, जो एक्सपोर्ट है वो मैं काम करता हूँ एजेंट्स के साथ। एजेंट्स के साथ। रीजन क्या है कि जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कंप्लायंस के सारे होते हैं, प्लस जो मेरा मेन फोकस है कि जो इंडिया के छोटे दुकानदार हैं उनको बड़ा बनाने का। परफेक्ट, ठीक है, मेरा फोकस कभी भी बड़े लोगों पर था ही नहीं, ना मैंने कभी सामने से रीच किया एक्सपोर्ट के लिए, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ
एक्सपोर्ट में। ओके, सो जो अभी तो आप उन चीजों में नहीं फंसते होंगे जो इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस होती हैं, नहीं फंसता क्योंकि मैं। आप तो एजेंट्स के थ्रू काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपसे माल ले रहा है एजेंट? एक्चुअली कि उसमें होता क्या है, जब आपको डायरेक्ट करते हैं तो आपको इनपुट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, हाँ, उसके अपने कंप्लाइंस होते हैं, प्लस आपको एलसी मिलती है, पेड मिलती है, ड्यूटीज हैं बहुत सारी। ड्यूटीज है, ठीक है। तो जब एलसी मिलती है ना तो आपको ना पेमेंट आती है 3 से 6 महीने बाद, क्रेडिट पे माल होता है। बिल्कुल, वो सेफ होता है, वो बैंक से एलसी मिल जाती है, पर कैपिटल ब्लॉक हो गई ना मेरी, क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ना वाइट लेबलिंग करके ब्रांड्स दे देते हैं जिनको चाहिए होता है। वाइट लेबलिंग कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि उनके खुद के ब्रांड्स भी होते हैं जो बनते हैं यहाँ पे, और कुछ वो खुद लगाते हैं बेंगलोर में। मेरे 4-5 पार्टियां ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, मैं उनको माल देता हूँ। बाकी मेरे ख्याल से इंडिया का ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ मैं माल जाता हूँ। ओके, एक और सवाल यहाँ से आता है, आपने पहले ही बोला कि इंडिया के किसी जिले में मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं माल जाता है। सो आपका जो एक्विजिशन है, ये कस्टमर को एक्वायर करना, ये प्रोसेस कैसे है? ये डिजिटली है या फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है, या फिर जो आपने अभी ये जो चेन को बीच वाला जो सिस्टम खत्म किया है, इससे लोगों के अंदर एक मतलब एक इंटरेस्ट बढ़ गया है कि यार ये बंदा है ना, ये बीच वालों का सिस्टम खत्म करके हमें ज्यादा फायदा दे रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिटेलर को दे रहे हो तो उसको ज्यादा बेनिफिट है भाई, है ना, वो आपके साथ जुड़ना भी पसंद करता है। तो आपका कस्टमर एक्वायर किस तरीके से हो रहा है? हमारे ना हिंदुस्तान में एक बड़ी कमी है, यहाँ पर सब खुद को समझते हैं वो तो 30 मार खाने। कोई भी लहंगा पता नहीं मुझे, कपड़े के लाइन में ऐसा है कि अगर आप मेरे गेट पे आ रहे हो तो गर्ज आपकी है, और मैं आ रहा हूँ तो मेरी गर्ज है। परफेक्ट। मैं कभी भी सामने से किसी को अप्रोच नहीं करता। ओके, कैसे लोग आ कैसे रहे हैं? यूट्यूब। ओके, मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कई सारे हैं, सारे फ्रेंड्स तो डिस्कस करूंगा नहीं मैं। हाँ, वो मेरे बिजनेस से वो आपकी यूएसपी है। ठीक है, परफेक्ट। ये मान लीजिए कि यूट्यूब से भी मेरा 20% काम है, 20 बिजनेस है, और जो मेरा 10,000 रिटेलर जुड़े हुए हैं उसमें से 50% तो शायद यूट्यूब से ही है। आते हैं, जुड़ते हैं, नया काम शुरू करते हैं, उनका माल बिकता है। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं अच्छा तब हूँ ना, मैं लाख अच्छी बातें कर लूँ। मैं आपके पॉडकास्ट पे आपने भी इनवाइट किया, ठीक है, आप उसमें लाख अच्छी बातें हो जाए, पर आप मेरे किसी काम के तो मैं आपसे क्यों मिलूंगा दोबारा? सही बात, सीधी बात करते हैं हम, रॉ बात, ठीक है। वही मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर मैं किसी को, अगर मैं माल दे रहा हूँ, तो मैं जीन्स शर्ट्स कुछ भी दे रहा हूँ, उसके अगर नहीं बिक रहा, ठीक है, तो दोबारा क्यों आएगा? तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि हमेशा अच्छा माल अच्छे रेटों में कस्टमर्स को पहुंचाना है, पहुंचाएंगे तभी दोबारा आएगा, और बाय गॉड ग्रेस से 70% से ऊपर का हमारा कमीशन रेट है। 1 साल के अंदर आप अपना जो इंडस्ट्री है इसको कहाँ देखना चाहते हैं? चलो इंडस्ट्री छोड़ते हैं, आप केवल अनुभवी क्रिएशन की बात करते हैं। इंडस्ट्री टिप्पणी करूंगा मेरी, क्योंकि बहुत लोग अपेंड होते हैं, प्लस अपना क्या है ना, हम ना ट्रेंड सेटर हैं, हमने मार्केट में जीएसटी पे करी, लोगों ने भी कर दी, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, अपने आप टर्म एंड कंडीशन नहीं है। एक्चुअली मैं कई प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ कई चीजें आपके सामने आएगी। अपना चैनल भी है वेरिफिकेशंस के नाम से, उस पर अनाउंस होगी। मेरा मानना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ये कहने की बात नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ एक छोटे पर कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मेरे पास और भी सोर्सेस है पैसा कमाने के, मुझे कुछ ज़्यादा शौक भी नहीं है, ना मुझे कपड़े का शौक, ना गाड़ी का शौक, ना घर का शौक, मैथ का शौक है घर का, ठीक है, उसके लिए घर ले रहा हूँ, ना मुझे उसका कोई शौक नहीं है, मुझे शौक सिर्फ गैजेट्स का है। गैजेट्स का है, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है ना भाई, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छा खासा इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, बाकी कोई शौक नहीं मेरे कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। अभी मेरी ऐप आ रही है। ओके, अब ऐप ऐसी है कि वो अभी चेन में अभी प्रोसेस में ही है, विद इन अ मंथ वो एक्टिव जाएगी, लाइव हो जाएगी आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे, तब बात करूंगा उसके बारे में। सो वो ऐप आपने किस पर्पस से बनाई है कि डायरेक्टली कस्टमर वहां से ऑर्डर दे सकता है? एक्चुअली क्या है कि जब मेरे कस्टमर आते हैं ना मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि कस्टमर दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली आ रहा है, उसका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी होती है, वो अपनी 2 दिन दुकान बढ़ा के आ रहा है। हाँ, उसकी सेल नुकसान। हाँ, वो ऐप ऐसी हो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। जो हमसे जुड़े हुए हैं 10 डीलर्स, उनके लिए वो ऐप है कि वो दुकान पे ना आए, ठीक है, मिलने आए। आज भी कस्टमर ऐसे नहीं आते, किसी काम से तो मिल के आते हैं, ठीक है, वो वहीं बैठे बैठे अपना ऑर्डर करें, सब कुछ। बेसिकली इंडिया की पहली ऐप है ऐसी, पहली ऐप। मैं इसको लिखा कर लूँ मुझसे, क्योंकि मैं भी एक टेक का बंदा हूँ, पता कि ऐप कैसे काम करती है, ठीक है। वो ऐसी ऐप है जो B2B को रिवोल्यूशनाइज कर देगी। ओह माय गॉड, हर दुकानदार को घर बैठे बैठे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जोड़ देगी। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। मान लो हमने बहुत सारी एप्स देखी हैं कि वहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो सब लिस्टेड होंगे, और उस बंदे को पता है कि मुझे ये 32 नंबर माल ये इतना चाहिए, 36 इतना चाहिए, 30 इतना चाहिए, 25 इतना चाहिए, जो वो वहाँ से ऑर्डर दे देगा। एक चीज और है, हाँ, अगर आप हमारी दुकान से आगे माल लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, हाँ, वहाँ से सस्ता मिलेगा। हाँ, ये तो पक्का फिर लोग वहीं से लेंगे। बिल्कुल। अच्छा क्या है ना, रश सीजन में इतना ज्यादा होता है ना हमारे पास कि हम खुद नहीं पाते मैंने उसको, इस वजह से, क्योंकि सबको सौरभ भैया से ही लेना है। बिल्कुल। सो अभी आपके साथ मार्केट में कुछ ऐसा होता होगा कि यार लोग बोलते होंगे भाई तू हमारा काम क्यों खराब कर रहा है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे हैं, आप टेक के बंदे हो, आपने ट्रेडिशन को पीछे छोड़ करके टेक्नोलॉजी को घुसा दिया कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो करते रहो, तुम्हें जीएसटी चार्ज करना है करो, तुम्हें साला 100 लोगों को देना दो, तुम बीच के एजेंट्स को देना है, तुम्हें 4 लोगों को और माल सप्लाई करना है, या फिर इस चेन को ब्लॉक नहीं करना है। आपने जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी वो चेन तो ब्लॉक
खत्म ही कर दी, तो लोगों को तो प्रॉब्लम होना जायज है। आते हैं लोग सामने से बात करने कि भाई सौरभ हमारे साथ करो, हमारे जैसा करो। हिंदुस्तान में ना भैया 150 करोड़ की आबादी, मार्केट बहुत बड़ी है, लोग बहुत बड़े हैं और कपड़ा सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अच्छे लोगों का मैंने काम खराब किया, जितने स्कैमर्स थे उनका खराब किया, अभी भी बहुत है। प्लस जो लोग खून चूसते हैं ना डीलर्स का, कि छोटा दुकानदार है तो उसकी कोई औकात नहीं है, मैं यही वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, वो चीज उनका काम मैं खराब किया है, और आगे और भी खराब करूंगा, खत्म कर दूंगा उनको। नहीं, ऐप आने से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्यों ही आना पसंद करेगा। ऐप बहुत छोटी चीज है, मैं एक कॉर्पोरेट पर काम कर रहा हूँ, बात करेंगे उसके बारे में भी। हाँ, वो आ जाएगा ना तो जो पूरी चेन है सभी खत्म, पूरी खत्म हो जाएगी। ओके, टोटल, ओके। और आपके दुकान पे माल जाएगा दिल्ली वाले रेट पे ही, और दिल्ली से ही जाएगा, मैन्युफैक्चरर से जाएगा, से ही नहीं जाएगा, ओके, वो आपकी एरिया से ही जाएगा। ओके ओके ओके, काइंड ऑफ वेयर हाउस एंड ऑल दिस, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज, आज आपने बताया कि 100 लोगों की टीम आपके पास है। जब भी कोई भी बिजनेस ग्रो कर रहा होता है ना, तो हर एक बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन आना जरूरी होता है, हो ही जाता है। तो आपने ये 100 लोग कैसे जोड़े, और आपके हायरिंग का प्रोसेस क्या है? आप क्या देखते हो किसी भी बंदे में? फॉर एग्जाम्पल देखो, डोमेन अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग है, मैं सेल्स की बात करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है ना कि बिजनेस में मैं कहीं मार खाता हूँ, और मैं नहीं, है कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है। ठीक है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, मेरा मानना है कि बेरोजगारी छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट है पर स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं है, स्किल्ड नहीं है। एक्चुअली सबसे टफ टास्क जिसमें यही है, अच्छा एचआर बहुत दिक्कत आती है। अब ये मान लीजिए कि मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही देता हूँ, बंदा मेहनती है, मेरे विजन से जुड़ रहा है, मेरा एक विजन है, मेरा विजन कंपनी को प्रॉफिटेबल लेना नहीं है, प्रॉफिटेबल हमें अच्छे प्रॉफिटेबल में, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रॉफिट एकदम करना है कि एकदम बड़ा एम्पायर खड़ा करना, ऐसा नहीं। मेरा विजन ये है कि हर छोटे दुकानदार को मैं जोड़ना है, क्योंकि मैं ही फंसा, मैं स्कैम से लेकर सप्लाई मार्केट में स्कूटी पे, ठीक है, सप्लाई करते करते, गाड़ी सप्लाई करते करते यहाँ तक पहुंचा। मैंने हर एक फेज देखा है, ऐसा नहीं था कि फैमिली बिजनेस था बहुत बड़ा। तो जो दिक्कतें मैंने देखी ना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी दुकानदार वो दिक्कतें ना देखे, और वो कैसे उनको मैं अच्छी प्रोडक्ट अच्छे रेटों में कि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, उस बिजनेस को अलाइ करता है मेरे, और ईमानदार है, तो मैं बाकी चीज देखता। आप मानेंगे, मेरे पास एक स्टाफ है, मैं रेड हैंड समझ लो, मैं अगर अपने बिजनेस पे अगर एक महीने में जाऊंगा तो मेरा अकाउंट खुलेगा नहीं, वो संभाल लेते हैं। कितना बड़ा होगा, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडर आपने खड़ा कर दिया ना, कितना क्योंकि कितना कितना बड़ा होगा भैया आपके हिसाब से? उसका एज, पढ़ा कितना होगा? पढ़ा, अच्छा, एज तो मुझसे छोटा है वो। अच्छा, पढ़ा कितना होगा? मस्ट भी ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। थर्ड फेल है, और वो सारा बिजनेस संभाल ले रहा है। एक्जेक्टली, तीसरी फेल है वो। परफेक्ट, वो सब जानता है, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करता है, जीएसटी को। इतना भी नहीं, बेसिकली पूरी टीम है, बिलिंग के लिए अलग है। ठीक है, बट ही इज द वन जो संभाल सकता है। हाँ, वो सब कुछ संभालता है। वो अगर हम दोनों में से कोई भी ना हो ना, तो बिजनेस में रुकेगा नहीं। ओह माय गॉड, वो सब साइड टीम से काम करता है। कहाँ से है वो भी यूपी से ही है। परफेक्ट, मैं भी यूपी से हूँ। ये मान लीजिए कि ये भी कोइंसिडेंस में कॉन्फ्रेंस होते हैं। हाँ, मेरा गांव और उनका गांव अगल बगल ही है। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं अयोध्या से हूँ। अरे वाह, राम भूमि से हैं। वो भी अयोध्या से, बहुत सुंदर। चलिए, एक और चीज होती है, जैसे आपने बताया कि ये जो ट्रस्ट आपने उस एम्प्लॉय के ऊपर अपना बिल्ड किया हुआ है, और आपके अंदर भी ये है कि यार मैं नहीं हूं तो कर लेगा, ये सब बनाने में कितना टाइम लगता है? इसका प्रोसेस क्या है आपके हिसाब से? आई नो द प्रोसेस कि भाई क्या ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सब चीजें, बट हाउ डिड यू गेट दिस? मेरे पास बिजनेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैंने अपने हर पे उसके स्टूडियो बना रखे हैं, वीडियो फॉर्म में भी। ओह परफेक्ट। पेपर से किसी बिजनेस कोच को फॉलो करते हैं आप? देखता तो वही लोगों का, फिलहाल मैं किसको नहीं देखता, क्योंकि रीजन क्या है, पहले पढ़ता ही बहुत था। अभी ऐसा है कि 15-15 घंटे काम निकल जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली पीरियड्स चल रहे हैं कई सारे। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं फॉलो भी कैसा, ऐसा नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता सबको। तभी यह है कि मैं उससे पीछे हट चुका हूँ। आजकल मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स में। ओके, उसमें थोड़ा कच्चा हूँ, ठीक है, बातें करने में। ठीक है, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस टाइम पे। कमिंग बैक टू दिस, वो कि कैसे उसके ऊपर बिल्ड किया उस बंदे के ऊपर? मैंने बताया ना, ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि टारगेट इतना सेल्स का, ठीक है, तो ये भैया 50 लाख की सेल करनी ऑनलाइन, बाकी का बाकी चार खुद का चार टीम की बात है। पर इसके लिए ये नहीं कि तू किसी दुकानदार से तू उसको ट्रीट कर रहा है या कल प्रॉमिस कर रहा है, ये सब नहीं। इंसेंटिव देते हो आपने? तो आपने वो कैसे सेट किया हुआ पैरामीटर्स कि कितने पे कितना? मतलब एक मैं जानना चाह रहा हूँ जनरली कि इस बिजनेस में किस तरीके से काम बहुत कम है। ओके, जो क्वांटिटी अच्छी है, हाँ, तो इंसेंटिव मिल जाता है। हाँ, 25 पैसे 50 पैसे पर पीस। ओके, हाँ, तो आपका तो हजारों में डील हो रहा है, तो उनका बन जा रहा है, ठीक ठाक बन जा रहा है। मैं कहता हूँ एक अच्छे एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा पैसा वो कमा रहा है तीसरी फेल। चलिए, एक अभी पहले आप एक डम बच्चे थे, मंदबुद्धि बच्चे थे, फिर वहां से एक जर्नी शुरू होती है स्ट्रगल फेज की। हर एक बिजनेस में फेजेस में जाता है ना? पहले स्ट्रगल फेज में हुआ, फिर सर्वाइवल फेज आता है, फिर ग्रोथ फेज आता है, फिर सक्सेस फेज आता है, फिर इम्पैक्ट का फेज आता है। आपके हिसाब से आपका बिजनेस किस फेज में है अभी? मैं बिजनेस में बिलीव करता ही। अच्छा, रीजन क्या है कि ये जर्नी है। हाँ, नेवर एंडिंग जर्नी। नेवर एंडिंग जर्नी है। हाँ,
अगर मैं बिजनेस को डिवाइड कर दूंगा फेस पे, तो इस चीज का हमेशा डर रहेगा कि मैं नीचे आ जाऊँ, और लालच रहेगी हमेशा कि वो उस पेज पे जाना है। मेरा तो सिर्फ एक ही मोटिव है कि इंडिया के हर एक छोटे दुकानदार जिसका पैसा है नहीं है कुछ उसको बड़ा बनाना है, उसको बड़ा करना है बस। इसी गोल पे काम कर रहे हैं, और मेरी जितनी टीम है सब इस पे काम करती है। बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है, सेल्स जरूरी है, उससे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते और किसी से चीट भी नहीं करते। अच्छा, उसके बाद एक डम स्टूडेंट एक सफल लीडर बन गया है आज के टाइम में। बीच में आता है एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट। सो एक नॉर्मल बच्चा जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू करता है और वहां से शुरू करता है जहां जीरो था, सब कुछ वाइप आउट हो गया था, उस टाइम पे एक लीडर बनने का माइंडसेट के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है, एक माइंड को रिवायर करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? यूट्यूब ने। आपकी लर्निंग सारी इंटरनेट से है। मैंने एक सेल्स का कोर्स किया था, काफी एक्सपेंसिव कोर्स था वो। उसके लिए मैंने कभी पेड कोचिंग किसी से नहीं ली, पेड कोर्स कोई नहीं लिया। मेरे हिसाब से इंटरनेट पे अगर आप ढूंढनी आपकी इच्छा हो तो एक टाइम आ गया, चैट जीपीटी आ गई, सब कुछ आ गया, सब बता अब तो डीप रिसर्च गूगल जेमिनी का बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, डीप सीक करके कुछ ऐसा है, वो चाइनीज है। जेमिनी का एक्चुअली क्या ना, हर एआई जो जितने मॉड्यूल्स हैं उनका ना एक वर्जन है कि ना आपको ना उनसे क्या काम करवाना है। तो जेमिनी का ना जो जैसे इमेजिनेशन, चैट जीपीटी का बहुत अच्छा है, और जो डीप रिसर्च है ना वो जेमिनी का बहुत अच्छा है। ओके, आज के टाइम पे आपके पीछे एक बुक रखी है, मुझे दिख नहीं रहा, विक्ट्री प्रोजेक्ट या फिर डू डिपेंड। इसको पढ़ने मुझे 4 साल लगेगा, आधा घंटा। हाँ, क्योंकि वो सारे इसके जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो सब बना के दे रहा है। बेसिक पॉइंट्स एक्चुअली क्या ना, मैं कह रहा हूँ जेमिनी तो बुक को रीड करता है एक्चुअली। तो कोर्ट में भी अब तो लास्ट 1-2 हफ्ते पहले लीगल हो गया है कि चैट जीपीटी बुक को पढ़ सकता है, उसके डेटा दे सकता है, ठीक है। तो वो प्लस जेमिनी में क्या ना, उस पर पूरा इंटरनेट एक्सेस है, तो वो सब कुछ निचोड़ के आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट में आता है, पूरी समरी। इवन मैं भी यूज कर रहा हूँ उसको कुछ तो अब तो पढ़ना, चीजें सीखना बहुत आसान हो गया। पहले चीज ढूंढनी पड़ती थी खुद से कि गूगल पे ब्लॉग्स, अब तो ब्लॉग कल्चर खत्म हो गया है, पढ़ो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कई चीजें होती थी, ठीक है। अब ये सब चीजें नहीं है, अब तो बहुत चीजें आसान हो गई। अब तो जिसको आज शुरू करना है ना कोई चीज, ठीक है, उसके लिए मेरे टाइम से या आपके टाइम से चीजें आधी से आसान हो गई। बहुत ज्यादा आसान, आधी नहीं, बहुत ज्यादा ही आसान हो गई है। अभी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा एजुकेशन का मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, मेहनत सबको घिसना पड़ेगा, बिना जैसे कुछ काम नहीं होता। चलिए, एक और बात बिजनेस में ये होती है, फॉर एग्जांपल जो गल्ले पे बैठता है ना आदमी, जो दुकान करता है, उसको पता होता है कि यार कल मेरी 10,000 की सेल हुई थी, आज मैं 12 की देखता हूँ, फिर साला वो आज के दिन ही 8 की हो जा रही है, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा डाउट होता है क्या हुआ। फिर वो इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि चलो ऑफ सीजन है, ऑन सीजन है, आज काम अलग था, आज दिमाग खराब था, आज ये बंदा नहीं आया, इसकी वजह से फर्क पड़ गया। आपके बिजनेस में आपको क्या लगता है कि जो कंपाउंडिंग हुई है, आप जीरो से हीरो जो बने हैं, तो कंपाउंडिंग करने के लिए कौन सा एक ऐसा सिस्टम था जिसका आपने इस्तेमाल किया और जिसने आपको हेल्प की है? सिस्टम मैं टेक्निकल टर्म्स में आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो प्रोसेसेस होते हैं बिजनेस बनाने के। देखिए, पहले आपको एक सवाल बताऊँ गल्ले का। मेरा तो ये मानना है कि दुकान पे गल्ला होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे किसी भी दुकान पे किसी भी बिजनेस में कोई गल्ला नहीं है। कोई आप कैसा फिर कैश कैसे इकट्ठा कर रहे हो? कैश बहुत है, बोरा रखा हुआ है आपने? पक्के पे काम कर रहे हैं, जो कैश है जमा कराओ, टैक्स देना चाहिए। आप समझते नहीं, छोटा भाई क्या टैक्स चोरी कर रहे हैं, बहुत दुनिया कर रही है, नहीं करना चाहिए। हाँ। आपको आपके गवर्नमेंट की इतनी इंसेंटिव चल रही है, इतनी स्कीम चल रही है, अगर आपके प्रोफाइल अच्छी, देखो आपको कोई बिजनेस कर रहे हो प्रोडक्ट सेक्टर का, ठीक है, सर्विस बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपकी स्किल्स मायने रखती है। बिल्कुल, प्रोडक्ट में आपको काम करो तो अपना फंडिंग की जरूरत है, और बैंक से सस्ती फंडिंग कोई नहीं देगा। एग्जैक्टली, और इवन गवर्नमेंट बोल रही है ना कि भाई बहुत स्कीम चल रही है, 8% पे लोन दे रही है अनसिक्योर्ड, कौन दे रहा है? 10 लाख बहुत होते हैं भैया, बहुत होते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। सो आपको लगता है आपका बिजनेस को अभी फंडिंग की जरूरत है? फंडिंग रेडी? मुझे चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है? अभी उठाई है। अच्छा, लास्ट मंथ ही। अच्छा, कितने, क्या वैल्यूएशन पे उठाई है? एक्चुअली मैं इन्वेस्टर से पैसा लेना प्रेफर करता नहीं। अच्छा, फिर कैसे लूंगा भी नहीं, मैं बैंक को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप बैंक इक्विटी नहीं मांगता है, बात इक्विटी का लालच नहीं है। अच्छा, जो आप इन्वेस्टर से बात चाहते हो ना, तो प्रेशर होता है। परफेक्ट। मेरे पास प्रेशर बहुत है, मेरे कस्टमर्स का, मेरे टीम का। मैं पैशन नहीं इन्वेस्टर का, रीजन क्या, आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ, फिर वो जब ग्रोथ को जाती है ना, तो एथिक्स काम नहीं करते। परफेक्ट, दैट्स अ वेरी सॉलिड एग्जांपल। बिजनेस में एथिक्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कमिंग बैक टू योर ऐप, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा ना मतलब क्लिक कर रहा है क्योंकि एक तो आपका टेक का बैकग्राउंड है, वो सब कुछ आप ही ने डिजाइन किया, उसका इंटरफेस एंड एवरीथिंग? नहीं, मैं कर सकता हूँ, टाइम नहीं था। ओके, मैंने बनवाई है। थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी है? एक्चुअली क्या है कि उसमें सब कुछ मेरा है, कोड किसी और ने किया, किसी और कोडिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ द सर्विस। उस बंदे सब कुछ अपना खुद का है, सबका आपका है। बिल्कुल। उसको किस लेवल पे आप लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं? मैंने कभी ना बहुत धूमधाम से चीज लॉन्च नहीं करता। सिंपल से आएगी, कस्टमर तक पहुंच जाएगी। अपना नेटवर्क है, व्हाट्सएप एपीआई मैंने रखी है, मैं पहुंच जाएगा, यूज करना है, कस्टमर्स करेंगे, ठीक है। मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि मैं इसको 1000 करूँ या 10 लाख करूँ, कभी नहीं सोचता मैं।
वो समय की बात है, वो समय की बात है, खुद ही जाता है वो। बिल्कुल। बट ठीक है, आपका विजन स्ट्रॉन्ग है। देखो, आपने विजन में एक बात की कि आप छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाना चाहते हो। जब एक एसएमई एमएसएमई ये बड़े बनते चले जाएंगे ना, तो अपने आप ही बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इंडिया को तभी करेगा ना। हाँ। आप बताइए कॉर्पोरेट कितने बन जाए कॉर्पोरेट, रिलायंस, टाटा, कितने बन जाएंगे, सही बात। हाँ, और यूनिकॉर्न भी कितने ही बन रहे हैं आज के टाइम पे। आप मानेंगे नहीं सर, आपको डेटा होगा भी वाला, 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई दे रही है। हाँ, वही दे रहा है ना। नाम किसका होता है? हाँ, इन बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का हो जाता है। उनका कोई खास योगदान नहीं है, बस ये है कि पैसा है, फेम में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, आधे से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स इनके हैं, ठीक है। चाहे रिलायंस को चाहे बढ़ाने की बात करूँ तो उनकी अपनी उड़ान चलती रहती है। बाकी मुझे लगता है कि इंडिया को ऊपर वाला एमएसएमई है। अच्छा, ये जो टॉप लीडर्स के आपने नाम लिए, जिनको आज के टाइम में हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, या फिर इंडियन जायंट्स कहते हैं, या फिर कहते हैं कि आप बिजनेस टाइकून हैं, ये लोग, तो इनमें किसी को फॉलो करते हैं या किसी से इंस्पायर? लाइक टाटा इज अ प्रोडक्ट की भाई लेगेसी उसकी बहुत मानी जाती है। रतन टाटा को आप फॉलो करते हैं? जब वो उनकी डेथ हुई थी, मुझे पता लगा 12:30 बजे, मैं बहुत टाइम बाद मेरी आंखों में आंसू आए थे, सिर्फ उनको। वो इसी ईयर की तो बात है शायद। हाँ, इसी ईयर की बात है। बाकी मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि चाहे आपने बात की फिलॉन्थ्रोपिस्ट थी, ये सब स्कैम, वो सब दिखावा है। बेनिफिट्स मिलते हैं, पैसा वो सेंचुरी से घूम के आपके पास ही आता है। सब पता है, तो सब लोगों को जानते ही हैं, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं सब कहानी। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानता हूँ, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पैसा जरूरी है, ठीक है, सब कुछ उसी से आता है, पर इंसान की जरूरत लिमिटेड होती है, मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी को इम्पैक्ट देना चाहिए। एक चीज और मेरे दिमाग में यहाँ पे आती है, क्योंकि मुझे आपका विजन थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग लगता है बहुत सारे मायनों में। मायने क्या है कि जब एक छोटा व्यापारी बड़ा बनेगा ना, तो वो 10 लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा। उन 10 लोगों के परिवार में 4-4, 5-5 लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं 50 लोगों का पेट भर ले। फिर जब ये और बड़ा बनता चला जाएगा, ये 10 की संख्या 100 हो जाएगी, तो आप ये 50 लोगों की जगह 50,000 तक का भी पेट भरने के काबिल बन जाएंगे। बट ये अभी हम छोटे लेवल पे शुरुआत कर रहे हैं। आपका विजन अगर अच्छा है, इतना सॉलिड है, और आप इसके ऊपर पूरा फुली ट्रस्ट करते हैं, तो क्यों ना एक सही और बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज को बड़े लोगों तक पहुंचाया जाए, कि हम अनुभवी क्रिएशंस के साथ जुड़े या सौरभ भाई के साथ जुड़े, और ये जो बीच का जो गैप है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे यार क्या एजेंट्स का घर नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, जो बीच में ये लाइनें हैं जो मार्जिन खा जा रहे हैं, यार वो आपको धंधा दिला रहे हैं, दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो तो उनको मिलना चाहिए। आपका क्या टेक है? देखो, घर सबका है, पर अगर वो घर किसी के दुख से, किसी के मेहनत की पसीने खून पसीने की कमाई से अगर वो चल रहा है, ठीक है, किसी और के, आपके नहीं, तो वो मेरे को सही नहीं है। नहीं, बट वो तो मेहनत कर रहा है ना आपको कस्टमर देने में। एंड जो दुकानदार है, देखो मेरा मानना यह है कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ, ठीक है, सबका सोचना मैं नहीं सोच सकता, सीधी बात है, ठीक है। मुझे चाहिए कि जो मेरे जुड़ रहे हैं लोग, उनका मुझे कमा के देना है, उनका मुझे भला करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी चेन है ना, और क्या है मार्केट में ना स्कैम्स हैं, प्लस क्या है कि जो चेन है ना उसमें उनके मार्जिन बहुत ज्यादा है। परफेक्ट। आप कोशिश करो ना, आप माल ज्यादा बेचो, प्रॉफिट से रखो, पर नहीं करना उनको सबको एप्पल बनना है। मतलब ये भी है कि आपके पास मौका है यार दूसरे तरीके से काम करने का। मैं आपको बताया था, एक बात हुई थी, मैं भी एक नया प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है, वो मैंने खुद लॉन्च नहीं किया, ठीक है, डिमांड कस्टमर्स की थी, तो मैं लॉन्च किया। हमारी फ्रेंचाइजी है, ठीक है, अनुभवी क्रिएशंस के नाम से। अभी कितने आउटलेट हैं आपके? एक्चुअली ये अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी ये 3 महीने पहले एक्चुअली कस्टमर आए थे गाजीपुर के, उन्होंने कहा था भैया, वो भी मेरी आई थी कि किस्मत खराब है मेरी, जो काम कैसे मैं फेल पाऊँ मैं, ठीक है, मैं बस कुछ करने को नहीं है, दुकान बन रही मेरी, अब अपना स्टोर को यहाँ पर डाल दो। मैंने कहा भैया ऐसा कुछ भी स्कीम नहीं है, अभी तो सोचा ही था, मेरा फ्रेंचाइजी प्लान था, तो मैं 2026-27 से प्लान था, ठीक है। फिर ये हुआ कि भैया नहीं डालना पड़ेगा आपको, ना क्या। फिर मेरी दोस्त बात हुई, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में 90% जो बिजनेस है वो 5 साल में पहले होते हैं। हाँ, इससे भी बड़ा नंबर है सर। मैं बीइंग अ बिजनेस कोच, 95% जो बिजनेसेस हैं पहले साल में फेल हो जाते हैं, और जो बाकी 5 बचे उनका 90% आने वाले 5 साल में फेल हो जाएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आपका छोटी कैपिटल है, आप कोई फ्रेंचाइजी लेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान की 30 लाख 35 लाख रुपए ले लेंगे आपसे, आप आराम से, ठीक है, रॉयल्टी भी लेंगे, सेल्स पे कमीशन भी लेंगे, ब्रांड का वो भी लेंगे, रॉयल्टी 400 लेंगे, ठीक है। आपके हाथ में क्या आया, इससे का 40 लाख रुपए की, उससे आप ब्याज मिल जाएगा आपको, और उतना ही आप आराम से घर भी चला लोगे। सही बात है। मैंने आपको ये कहा ना कि मैंने इंडिया की पहली, ये भी इंडिया की पहली है, ऐप भी पहली बन रही है, ये भी इंडिया की पहली है, इंडिया की पहली B2B होलसेल फ्रेंचाइजी लॉन्च करी है। ओके, आप क्या मतलब फ्रेंचाइज फीस आपने रखा है? मेरी फ्रेंचाइज शुरू 5 लाख से, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। सो मॉडल क्या है? पहले बताता हूँ आपको बिजनेस फेल क्यों होते हैं।
आप तो बिजनेस को चाहे बताइए, हाँ, बिजनेस फेल हाँ। क्यों होता है? मुझे ये लगता है कि बिजनेस के डायनेमिक्स को लोग नहीं समझते, फाउंडेशन को नहीं समझते, बेस को नहीं समझते, अपना ऑडियंस को ही नहीं समझते। आपका जो कस्टमर है उसको ही नहीं समझा आपने। जो आपने पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, वो हम्म। सब बेसलेस, यूजलेस है, यूजलेस किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, आई पढ़ाई एग्री। को तुम्हें बिल्कुल भी वो कुछ नहीं था, हाँ। ठीक है। मगर बच्चों को अच्छी 12वीं क्लास तक, हाँ। जब उनको मैथ्स, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना सब चीज आ जाए, पढ़ना आ जाए उनको। पढ़ना आ जाए, हाँ। थोड़ी समझ आ जाए, बस उस टाइम पढ़ाई वैल्यू होता नहीं हूँ मैं। अपनी बिजनेस फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ना सही गाइडेंस, एग्जैक्टली। सही रोड मैप, लाइफ एक अलग है, पढ़ाई अलग है, और बिजनेस करना अलग है, बिल्कुल, तीनों डीलिंग एकदम अलग होती है, ठीक है। मैंने ऐसा किया कि आप नई दुकान कर रहे हो या आपको बिजनेस में आप ट्राई कर रहे हो, आप जोड़ो, ठीक है। अनविकेशन से 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी है, वो भी रिफंडेबल है। ओके। मैं कोई नहीं देता। जीरो कॉस्ट पे फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, जीरो कॉस्ट पे माल बिक जाएगा, पैसे दे देना, ठीक है। और बट आप थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि भाई मैं क्रेडिट पे माल दे ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो क्रेडिट ही हो गया ना। नहीं हुआ क्रेडिट पे, हाँ। नहीं हुआ। हाँ। अब देख रहे कैसे क्रेडिट कैसे हुआ। हाँ। मैंने 5 टका फ्रेंचाइजी फी ली, हाँ। ठीक है। और माल कितने का दिया? देखिए बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है ये, आप देखिएगा। आप मतलब मुझे बुलवा रहे हो, ठीक है, मेरे बिजनेस की नहीं बोलना चाहिए आपको। चलो हाँ, सीखेंगे लोग। अपना फंडा ये है ना कि ना लोग चाहता हूँ हर छोटा व्यापारी बड़ा बने, इसमें काम करते हैं। 5 लाख में हमने सिक्योरिटी ली उससे, 5 लाख में हमने उसको जीन्स शर्ट दी, उसके पास स्टॉक है, उसको रेडी है, रिटेल काउंटर नहीं है। बिजनेस में भी आप चीज बताइए, कोई भी आप स्टोर करते हैं, आपसे सवाल पूछता हूँ मैं, आप कोई भी स्टोर या कोई बिजनेस करते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या होती है? लोकेशन। मेरे में लोकेशन का कोई वही नहीं है। मतलब फ्रेंचाइज बिजनेस की मैं बात करूं तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। हम और सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है लोकेशन को, क्या आप यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड कहीं भी जाओगे लोकेशन चार्जेस हैं, पकड़ी चलती है सब जगह। डिपॉजिट 10 लाख 15 लाख, मतलब यार 10 लाख तुमने दे दिया उसको, ठीक है, दुकान के मालिक को, हाँ। तुम क्या कमाओगे? तुम क्या कमाओगे? सही वो तो अपना ब्लॉक हो गया। अगर आपके घर के नीचे दुकान है, हाँ। तो वहां भी फ्रेंचाइजी खुल जाएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर में हेल्प करोगे। मैं कोई बता रहा हूँ, हमारे पास हमारा क्या है ना, हमें चलता खराब चाहिए नहीं, क्योंकि इंडिया में ना B2C के फ्रेंचाइजी बहुत सारी है, कि बहुत बड़े-बड़े मैं आपको बताता हूँ हाँ। फ्रेंचाइजी काम कैसे करती है। आपको पता है, मैं कुछ बताता हूँ व्यूअर्स को कि आपसे उन्होंने डिपॉजिट लिया, उतने MRP का उन्होंने आपको माल दिया, पेमेंट लेने के बाद उसके बाद सेल होगी, 55% पूरा रख लेंगे, 50% आपको दे देंगे, या जो भी टर्म्स होती है, ठीक है। चाहे अगर वो फोको मॉडल नहीं है तो फोको है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेट है, उस केस में, ठीक है। फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेट है, तब तो आपको पैसा लगवा लिया आपसे, आपको सेल पे 2-3% दे रही है बस। हाँ ना, कुछ 10, 15, 20 भी दे रहे हैं, 35 भी दे रहे हैं, फोको में दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। मैंने कहा तो सब कितना कमा लोगे? रोज कुआं, एक्चुअली क्या है ना, B2C में क्या है ना, आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, रोज पानी पीना है। अपने में क्या है ना, अपनी पंचायत में, इंडिया की पहली B2B है, B2B पंचायत आज कोई इंडिया में आई नहीं, क्योंकि सक्सेस हो सकती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मॉडल वो बना देंगे ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं है, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग पर प्रॉफिट नहीं है। हाँ। कि वो सोचता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो इंसान काम करता हूँ अपने लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पंचायती खोली, सब कुछ खोला, तो मैं कमाऊँ। मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं किसी को स्टोर दे रहा हूँ तो एटलीस्ट वो कमाए, क्योंकि अगर वो कमा रहा है, वो खुश है, तो कल को मैं B2C पंचायत लॉन्च करूंगा ना। मतलब अब वो जैसे एग्जांपल लीजिए, आप अपने 5 लाख में काम शुरू करवा दिया, आप मैंने कहा 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने कमाया, मैंने कल B2C पंचायत लॉन्च करी, मैंने भैया इसमें कमाना है, आपको भरोसा है, और पंचायत 30 लाख की है, तो आप दोगे मुझे? परफेक्ट, बिल्कुल देंगे, क्योंकि एक तो ट्रस्ट आपने जीत लिया, और दूसरा ये बिजनेस ना रेफरेंस का हो जाता है। बिल्कुल। फ्रेंचाइज इंडस्ट्री ये कहती है कि 97% लोगों ने जो फ्रेंचाइज लिया, तो वो रिलेटिव्स को भी दिलवाया, वो अपने रेफरेंस से भी दिलवाया। आप मानेंगे नहीं, मेरा यूट्यूब पे भी अच्छी खासी रीच है, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने आज तक फ्रेंचाइजी कहीं भी अनाउंस नहीं की, मैं आप क्या भी नहीं करता, चल के बताया था आपको। फ्रेंचाइजी में ऐसा है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, जो रिफंडेबल है, ठीक है, आपका एक कॉस्ट है जो आपको लगाना है, प्लस आपको माल मिल जाएगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है। आप उसको बेचिए, पेमेंट करिए, बेचिए, पेमेंट करिए, सारा काम पक्के पे, ठीक है। पक्के में क्या पेमेंट से रहती है, कच्ची पेमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, कस्टमर पैसे के भाग जाता है। इसमें क्या है ना कि आपके कस्टमर बन जाएंगे ना आपके बाद, आपको हमेशा मान लेंगे आपसे। B2C फ्रेंचाइजी में क्या है कि आपकी रोज की मेहनत है, रोज दुकान मतलब बहुत ज्यादा है उसमें। आज कस्टमर आया, आज सेल 10 की हो गई, तो पता बोनी भी नहीं हुई, परसों फिर 20 की हो गई, कुछ भी फिक्स नहीं है कि भाई इतना हो जाएगा, सर्टेनिटी नहीं है बिजनेस में। हाँ, सर्टेनिटी नहीं। अपने में क्या है ना, अपनी जो फ्रेंचाइजी है उसमें लोकेशन का कोई ऐसा खास इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी होलसेल की है, इंडिया की पहली है। इसमें ऐसे एक ये हब होगा, ठीक है, यहाँ पे माल गया हमारे यहाँ से, ठीक है, और इसी रेट में जिसमें दिल्ली माल में बेच रहा हूँ, उसी रेट में आपके पूरे मार्केट में पूरी लोकल मार्केट में सप्लाई हो जाएगी, और काइंड ऑफ वेयर हाउस बड़े वाले सिस्टम पे। बहुत बढ़िया। एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, प्लस इसमें आपकी ट्रेनिंग सपोर्ट, वो तो सब आप दोगे है, ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर। अच्छा, फ्रेंचाइजी में ना एक बड़ी दिक्कत और भी है, मैं मानना है, ऑपरेशंस, चाहे कोई ब्रांड, ऑपरेशंस तो है ही है, वो तो हम सब बैठे हैं उसके लिए, ठीक है। पैसे का झोल बहुत है। झोल कैसा है कि 40 लाख की फ्रेंचाइजी आपने किसी से ली, 40 लाख रुपए अपने आप से ले लिया, उसके बाद एग्रीमेंट साइन होगा,
उसके बाद 3 से 4 महीने बाद जाके फ्रेंचाइज चालू होगी। अपने में ऐसा है नहीं। उन्होंने पेमेंट तो इतनी आसान रखी है ना, इतनी आसान रखी नहीं है कि जिस दिन आपकी फ्रेंचाइजी ओपन होगी उससे 1 हफ्ते पहले पेमेंट साइन होगा, ठीक है, अब तक आपको पेमेंट देनी है। परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे बताओ कि शुरुआत कब से कर रहे हो? क्योंकि मेरा फ्रेंचाइज में बहुत तगड़ा एक्सपर्टीज है, 600 से ज़्यादा मैं फ्रेंचाइज बेच चुका हूँ अलग अलग डोमेन में, अलग अलग बिजनेसेस की। ये कब से इसको लॉन्च कर रहे हो आप? लॉन्च हो चुका है, बैकएंड में काम चलता है। 3 फ्रेंचाइजी मेरी ओपन होने वाली है। वो जिस दिन कहाँ लोकेशन है? एक आपकी गाजीपुर में है, गाजीपुर यूपी, ठीक है। एक मुर्शिदाबाद, ये भी मुर्शिदाबाद 2 है, एक की पेमेंट आ चुकी है, ठीक है, एक की भी आएंगी, पेमेंट करता नहीं मैं। और तीसरी अहमदाबाद जी। उधर तो ये तो पूरा सूरत, अहमदाबाद, तो गुजराती लोग तो पूरा सारा हब बना करके बैठे। मैं बता रहा हूँ, मुझे गुजरात ये दिमाग आपका गुजराती वाला है, लेकिन गुजरात मुझे लोग पनिया कहते हैं, कुछ मारवाड़ी कहते हैं। ये सारा दिमाग ही वैसा है यार। किसी बंदे ने सोचा नहीं कि गांधीनगर से मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ। सोनीपत एक जगह है, वहां से आपके पास कस्टमर आते हैं, कच्चे क्वार्टर करके वहाँ पे एक मार्केट है। मेरा एक दोस्त है, उसका काफी बड़ा शोरूम है, हमने साथ में मिलकर वहाँ पे काम किया हुआ है। सो फिर मैंने ना वो शोरूम बेच दिया वहीं पे, उसको बिल्ड करके बेचा, ऐसा नहीं कि लॉस में बेचा, बिल्ड करके उसको बेच दिया। वो सस्टेनेबल बिजनेस है। मैं गांधीनगर के मार्केट को घूमा, पूरा मार्केट मैंने देखा है कि जो आपने स्कैम वाला बताया ना, मैंने भी देखा कि लोग चिल्लाते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं आकर के, भैया 30 रुपए में शर्ट ले जाओ, भैया 40 रुपए में शर्ट ले जाओ। इससे आपको बताता हूँ, आप कभी ना, ये कहने की बात नहीं, मैं व्यूअर्स बता रहा हूँ, आप गांधी कभी भी आइएगा, कभी भी आइएगा, उनसे पूछेगा सौरभ भाई दुकान कौन सी, कोई बताएगा नहीं आपको। वो चाहते ही नहीं है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे गली में पूछा, मेरे बगल वाले की दुकान कौन सी, भी बताएगा नहीं। और दूसरी चीज, आप गांधी नहीं आइए, कभी भी आइए, आप पूरे मार्केट घूमिएगा और मेरी मार्केट घूमिएगा, मेरी दुकान पे आइएगा, ठीक है। आपको लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा ना कोई एजेंट बाहर घूम रहा है, ना कोई सैम्पलिंग बाहर टंगी है, ना कोई लाइट है, ना कोई बोर्ड है, कुछ नहीं है। इसी चल रही है, अंदर कस्टमर है या फिर कोई बैठा हुआ है। तो नाम भी नहीं लिखा हुआ आपने कुछ ऐसे बाहर? कुछ नहीं है, सिर्फ शीशे पे वो लोगो लगा हुआ है, अनुभवी क्रिएशन, बस, और कुछ नहीं है। अपने को चलता ग्राहक चाहिए ही नहीं, मतलब वो पहले से ही तय है कि भाई इसको आना है, सेट है अपने काम। मैं कहता हूँ एक भी सैंपल, और ऐसा नहीं कि जब काम सेट होगा तब से, जब से शुरू हुआ है काम तब से मैंने एक भी सैंपल या एक भी एजेंट मैंने कभी भी नहीं रखा। मान लो आज के टाइम में आपको बस पॉडकास्ट के बाद आपको 10-15 इंक्वायरी मिल जाती है फ्रेंचाइज की, तो आपकी टीम हैंडल करने में एबल है उसको भी? मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। आप कैसे सोचते हैं कि भाई 2, 3, 10, 20, 50? मैं आपको बताता हूँ, मेरी प्रोडक्शन 1.5 लाख पीस की मंथली है। 1.5 लाख पीस? ओके, ओनली जींस में ही डील कर रहे हैं? 1.5 लाख पीस की ओनली जींस है, शर्ट भी शुरू हो गई है। परफेक्ट। तो आप किस उसमें जाने वाले हो? जी शर्ट दोनों में। एक्चुअली शर्ट में शुरू करता नहीं, शर्ट शुरू करने का रीजन ये था कि कस्टमर्स ना मेहंदी बहुत अच्छी आते हैं, मैं अपनी ना बात की बात वैल्यू करता हूँ, कमिटमेंट से बड़ा कुछ है, कमिटमेंट से वही करता हूँ जो पूरी करता हूँ। मुझसे लोग पूछते थे कि भैया शर्ट के रेफरेंस दे दो, इसके रेफरेंस दो, उसके रेफरेंस दो। और गांधीनगर में ना रेफरेंस को समझते हैं क्या होता है? दलाली, ठीक है। आपने वो फिर मुझे नहीं करनी है, किसी के पास भेजा। मैं बता रहा हूँ टचवुड, अगर मैं आज चाहूँ भैया तो 4 से 5 लाख रुपए, जितने मेरा कस्टमर बेस है ना, 5 लाख रुपए मंथली सिर्फ कमाऊँ ब्रोकरेज से, दलाली से, सिर्फ 10 रुपए पर पीस के हिसाब से। पर आज तक नहीं किया मैंने, क्योंकि आपका पैरामीटर। मेरा रीजन क्या है कि मैं बता दूंगा गली कौन सी है भैया, वहाँ पे कमियां क्या है। एक्चुअली शर्ट में क्या है, चलते हैं चोर साइज, एक्सेल का एल होगा, एल का एम होगा, ये सच्चाई है, पेट में फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ठीक है। अब कई कंपनी आ रही थी कि मैं आपको भी आप पॉडकास्ट होगा दूंगा, वीडियोस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दुनिया भर के कमेंट पड़े, शर्ट की वीडियो कहाँ है भैया, शर्ट की वीडियो कहाँ है, शर्ट की वीडियो कहाँ है, ठीक है। तो ये भी रीजन रहा है शुरू। रीजन क्या है कि शर्ट इसलिए शुरू करी, रीजन क्या था कि फ्रेंचाइजी कोई प्लान था, शर्ट लगा प्रोग्राम था मेरा, तैयारी चाहिए 2 साल से, ठीक है, शर्ट की। मेरा एक अल्टीमेट ये है कि जो नाम बहुत प्यारा है, बहुत, जो मैं क्या करूँ, सौरभ तिवारी कुछ भी नहीं था, सौरभ तिवारी सौरभ भैया बना मैं इन कस्टमर्स और इन व्यूअर्स के भरोसे, इनके प्यार से भरोसा तोड़ना नहीं। आप फ्रेंचाइज लॉन्च तो कर रहे हैं, 2-3 आपने बोला कि मतलब एलोकेशन भी हो चुके हैं। सो आपकी फ्रेंचाइज में स्पेशल क्या है, मतलब अर्निंग पोटेंशियल क्या है कि लोग क्या सोचे कि 5 लाख लगा करके कितना कमा लेंगे, और 10 लाख वाले में कितना कमा लेंगे, और 15 लाख में कितना कमा लेंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप 50 लाख की फ्रेंचाइजी लीजिए किसी भी ब्रांड की, नाम नहीं लेंगे, बहुत है ऐसे, या फिर आपके आसपास कोई है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि वो कितना कमाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कमा के दूंगा आपको मैं। ओके, मैंने 50 लाख वाली से ज्यादा 5 लाख में कमा के लिए। एक्चुअली क्या है ना, B2B है, आपको सिर्फ मेहनत करनी एक बार है, आपके पास दुकान सेटअप हुई ना, आपको सिर्फ फोन पे काम है सारा। और जो हमारा ERP भी है ना, एक्चुअली क्या है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है ना कि ना, एक काउंटर है, वहाँ पे एक सिस्टम बेस है, ठीक है, वहीं पे काम हो रहा है। अपना सारा जो सॉफ्टवेयर है, सारी ERP सब क्लाउड बेस्ड है। ओके, आप हिंदुस्तान में कहीं बैठ के या फिर आप किसी भी कंट्री में बैठ के आप यहाँ भी कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आपको यहाँ ला करके, अगर मैं आपको एक एस्टिमेशन दूं, ठीक है, तो 50,000 से लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हैं 3 महीने के अंदर। आप हर महीने कमाना शुरू कर देंगे आपके 5 लाख वाले मॉडल से। बिल्कुल 5 का 10 का हो। एक्चुअली क्या है ना, रोटेशन बहुत जल्दी है। 5 लाख वाले से आप
ठीक है। अब समझिए एक चीज, हर एक चीज का आरओआई होता है, हाँ, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न 5 लाख की फ्रेंचाइजी में आपको लिमिटेड आइटम्स है, लिमिटेड मार्केट है, ठीक है। आप एक बार 5 लाख पे सेटल हो गए, आप 10 का भी आते हैं, 15 का भी आते हैं, ठीक है, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल लाख 1.5 लाख रुपए महीने की हो जाएगी आराम से। और वो ऐसा है कि एक टाइम मेहनत करने के बाद आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। आपको कैसे माइंड के लोग चाहिए फ्रेंचाइज के लिए? देखो, एक तो होता है कि यार पैसा पड़ा है मेरे पास, ले भाई 15 लाख लगा दे, कोई भी संभाल लेगा। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि फ्रेंचाइजी एनिमल में आपको होता है, मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है, ठीक है, और वो एनिमल जो बच्चा है मेरा, ठीक है, और बच्चे को मैं दूंगा मैं जिम्मेदार आदमी के ऊपर ही। परफेक्ट। पैसा उसके पास हो ना हो वो इशू नहीं है, जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदार ड्रिवन होना चाहिए, प्लस बंदा मेहनती होना चाहिए। परफेक्ट। अगर चलिए, आपके पास ऐसा है कि पैसा है, ठीक है, आपको शुरू करना है, ठीक है, तो उस केस में हम काम आपको करने नहीं देंगे, फिर हमारा सेल्समैन सारा काम करेगा। ओके, सो आपने समझा अनुभवी क्रिएशन क्या है ना। अगर आप फ्रेंचाइज में जाना चाहते हैं जो स्पेशली गारमेंट्स में है, तो 10, 20, 50 लाख वालों में मत जाओ, 1 करोड़ मत लगाओ, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, आपको B2C है, वो आपको कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी है। आपको ब्रांड कितना सपोर्ट कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहे, कितना सपोर्ट कर रहा है ये एक अलग बात है, और कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है। एट द एंड ऑफ द डे B2C में क्या होगा, कस्टमर जितना आपके ज्यादा दुकान पे चढ़ेगा तब जाकर के आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी परसेंटेज के बेसिस पे। सौरभ भाई बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ो, फ्रेंचाइज लो, 5 लाख 10 लाख 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। और आप समझते हैं कि छोटा इन्वेस्टमेंट तो माल थोड़ा कम होगा, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोट साइज में काम होता है, जितना बड़ा लोट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लॉट में आएगा, लॉट में जाएगा, सिंगल पीस का काम ही नहीं, आपको सिंगल पीस का काम भी नहीं करना है। सो बेटर, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में इसमें डालूंगा। इट्स अ वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू यू सो हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। टैक्स स्टैक या CRM जो आप डेली यूज करते हैं? कई सारे। कितने CRM? एक्चुअली मैं हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। ओके, मेरी ऐप आ रही है अलग है, कस्टमर्स के अलग है, अपने बैकएंड के अलग है, ठीक है, ERP अलग है, बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग यूज करता हूँ, ठीक है, सब अपने दूसरे लिंक है। परफेक्ट। अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज आपको मिलता है तो पहला एक्सपेंस आपका क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। प्रोडक्शन। सो 1.5 लाख का जो आज है वो कितना आप चाहते हैं, मतलब आपका विजन क्या है उसको लेकर के? मेरा नेक्स्ट विजन 100 करोड़ का है। 100 करोड़ नहीं, केवल अभी प्रोडक्शन का 1.5 लाख पीस आप बना दे रहे हैं महीने में, अभी नेक्स्ट क्या चाहते हैं? मैं टारगेट देता हूँ प्रोडक्शन का पैसे। नहीं, आपने बोला कि प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, तो कितना बढ़ाएंगे? 1 करोड़ तो कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, देखा जाए तो 1 करोड़ में मोटा मोटी मान लीजिए कि 1.5 करोड़ का माल बनेगा। 1.5 करोड़ कितना माल हो गया जैसे 50-60 20 और सो यानी 50,000 का 2 लाख के आसपास का हो जाएगा। सो नेक्स्ट टारगेट आपका 100 करोड़ है बिजनेस को लेकर के? बिल्कुल। मेरा मैं टारगेट रख सकता हूँ कि या तो पता है कभी भी ना किसी को भी ऑप्शन पूरा करना चाहिए, मेरा मानना है। मैं ऑप्शन रख सकता हूँ कि या तो ये होगा वरना काम छोड़ दूँ। अच्छा, इस तरीके से कोई सबको बताता हूँ, प्लान भी नहीं है? कोई प्लान भी नहीं किया तो होगा, सबको बताता हूँ ताकि बेइज्जती भी हो, या तो होगा वरना ये काम छोड़ दूंगा। मैं सच में छोड़ देता हूँ। परफेक्ट। वैसे कोई टारगेट छूटते नहीं मेरे। ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सौरभ जी फॉर योर टाइम एंड इट वाज वंडरफुल टू स्पीक विद यू। दोस्तों, 27 साल के कितने लड़के आपने देखे हैं जो जॉब भी कर पा रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। 27 तो क्या 37 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता होता कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कहाँ जाना है, किधर ड्राइव करना है। एक 27 साल का लड़का जो सोच सकता है कि मैं 100 करोड़ का नेक्स्ट टारगेट लूं, और उसमें भी बोलता है कि या तो टारगेट पूरा होगा या काम छोड़ दूंगा, ये कहाँ से आता है? ये आता है सब माइंडसेट से। और माइंडसेट तब बिल्ड होता है जब आपके सामने कुछ ऐसा हो जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया हो, और उसको ढूंढने के लिए आपको चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग विजन। इन्होंने विजन सोचा, सब कुछ अच्छा सोचा, और सोचा कि छोटे व्यापारियों को मुझे बड़ा बनाना है, क्योंकि जब छोटा व्यापारी बड़ा बनेगा ना तो वो हजारों लोगों की ओर मदद करेगा, और उसके साथ साथ ये भी बड़े बनेंगे। और जितना ज्यादा व्यापार लोगों का बड़ा बनेगा उससे ज्यादा बड़ा ये देश बनेगा, क्योंकि जब जब व्यापारी बड़ा बनेगा वो टैक्स देगा, उस टैक्स से देश आगे बढ़ेगा। और मिशन 2047 जो माननीय मोदी जी का है, उसको पूरा करने में ऐसे व्यापारी, ऐसे लोग सहयोग देंगे। आप 25 के हैं, 26 के हैं या 35 के हैं, अगर विजन नहीं है तो आप जिंदगी में वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।